अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोस के साथ खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर गिलगित बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से 330 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और कश्मीर में जो 700 से आप फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि बुनीर से 184 लाशें भी निकाल ली गई हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने 50 करोड़ रुपए के फ़ंड्स जारी किए हैं, जिसमें से मजमूई तौर पर जो 50 करोड़ के फ़ंड्स हैं उनको बुनीर को 15 करोड़, ज़िला बाजोड़, बटग्राम और मानसेरा को 10-10 करोड़, सवात को 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुज़म्मिल साहब, कैसे देख रहे हैं आप ये सूरत हाल? हर गुजरते दिन के साथ बड़ी तकलीफ देह होती चली जा रही है। फ़ौज ने भी अपने एक दिन की जो तनख्वाह है वो इनको डोनेट कर दी है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के घर, इमलाक, उनका कारोबार, ज़िंदगियाँ सब ख़त्म होकर रह गई हैं। यकीनन मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सानिया है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हम अक्सर देखते हैं सैलाब और ये क्लाउड बर्स्ट और जो है आसमानी बिजली भी गिरी है वहाँ पर लोगों पे और उससे नुकसान हुआ है जी। बुनियादी तौर पे बुनीर की को 8-9 जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं जी। और अभी भी जो मेरी वहाँ लोगों से बात हुई है उसमें यह है कि 150 लोग अभी भी मिसिंग हैं जी, जिनकी ज़िंदगी और मौत का पता नहीं लग रहा, जिनके प्यारे उनके लिए अभी भी तलाश में हैं। आज सारा दिन बुनीर में और जो जिन इलाकों में ये अमवात हुई हैं वहाँ लोग अपने प्यारों की तदफीन में बिज़ी रहे हैं। आज वहाँ बहुत जनाजे हुए हैं, तदफीन हुई है, अभी लोग मिसिंग हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ख़ानदान के ख़ानदान ख़त्म हो गए जी। ऐसा भी है कि ख़ानदान में से कोई भी नहीं बचा जी। पूरे का पूरा ख़ानदान, सारा घर, हर चीज़ बह गई है। और इस तरह का KP में कभी पहले इस तरह का सैलाब इस तरह नहीं देखा गया। 2005 वगैरह में तो जलसला वगैरह था, लेकिन ये पहली दफ़ा क्लाइमेट चेंज में इस तरह क्लाउड बर्स्ट से ये देखा गया। इससे पहले हमने बाबूसर टॉप पे भी देखा है, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमने ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से भी देखा है, और अब ये क्लाउड बर्स्ट और इसकी वजह से भी देखा है। और दरियाए सवात में, और इससे पहले हमने दरियाए डस्का के वो एक फैमिली दरियाए सवात में हाथ जान से गई है, और तब भी हाई अलर्ट था और मुसलसल हमें जो है वो नज़र आ रहा था कि दरियाए सवात के किनारे जो है वो चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि जो KP गवर्नमेंट है उसका रिस्पांस अप टू द मार्क नहीं है, और मैं समझता हूँ एक तो उनके जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, देखिए हर सूबे ने अपनी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना ली है। NFC के तहत अब सबसे ज़्यादा फंड सूबों के पास है, बल्कि कहा जाता है वफाक बहुत गरीब है और सूबे बहुत अमीर हैं पाकिस्तान में। और 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि सारे फंड्स तो सूबों के पास हैं, कहा जाए कि सूबों के पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं और वफाक के पास तो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे हैं जी। लेकिन इस हालत में जो हम जब पहले दरियाए सवात वाला पहले भी वाक़या हुआ है, तब भी KP की PDMA पे और रेस्क्यू पे सवालात हुए कि वहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, लोगों को जो रेस्क्यू है वो लोगों को बचाने की पोजीशन में नहीं था, उसको लोगों को तैरना नहीं आता, सियासी भर्तियाँ हैं, दरिया के किनारे तजावज़ात हैं। तो ये सब बातें मैं कोई इस सैलाब पे तो नहीं है, ये तो पिछले 1-2 साल से मुसलसल होती आ रही है, जो सैलाब था उसके बाद की तबाही से आज तक नहीं हम KP गवर्नमेंट उसका कोई मुनासिब हल नहीं कर रही, वो अपनी रेस्क्यू पे इन्वेस्ट नहीं कर रही, वो अपनी PDMA पे उस तरह इन्वेस्ट नहीं कर रही। ये ठीक है कि उनके हेलीकॉप्टर कल क्रैश हो गया है, जो अपनी जगह एक सानिया है, और अब उनके पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स पहुँच गए हैं। और कुछ KP गवर्नमेंट को वफाक से गिला है। हम अगले सेगमेंट में KP के तर्जुमान से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या। लेकिन उनको फेडरल गवर्नमेंट से गिला है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से उन्हें गिला होना नहीं चाहिए। जब फौज मदद कर रही है तो फेडरल गवर्नमेंट मदद कर रही है, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं है कि सियासत किया जाए। इसमें फौज ने अपनी एक दिन की तनख्वाह दी है। मैं समझता हूँ कि मजीद फौजी दस्ते भी बुनीर पहुँच गए। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन जितने भी हैं सबको एक दिन की तनख्वाह देनी चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा सानिया है। अगर KP, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे पहले KP के सरकारी मुलाजमीन को और वज़रा को अपनी एक तनख्वाह देनी चाहिए। अभी तो फ़ौज ने एक दिन की तनख्वाह दी है, मेरे ख्याल में KP की हुकूमत को अपनी एक दिन की तनख्वाह देनी चाहिए, वज़रा को 1 माह की तनख्वाह देनी चाहिए, वज़ीर आला को अपनी तनख्वाह देनी चाहिए, ताकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।
पहले तो केपी गवर्नमेंट इसमें स्टेप अप करे ना, पहले केपी के सरकारी मुलाजमीन, केपी के लोग स्टेप अप करें, फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान उनको ज्वाइन करेगा। पाक फ़ौज ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने 1 दिन की तनख्वाह और 1 दिन का राशन दिया है जो 600 टन है। पंजाब की वज़ीर आला ने भी बात की है, सिंध के वज़ीर आला ने भी गंडापुर से बात की है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो सिंध हुकूमत है गम की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है, लेकिन ये कह देना काफ़ी नहीं है मुजम्मिल साहब। यहाँ सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों के घर, लोगों की सारी हर चीज़ बह चुकी है, उनके पास रहने तक का कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ पे फौरी टेंट्स चाहिए, वहाँ पे शेल्टर होम्स चाहिए, वहाँ पे फौरी तौर पर ऐसे इकदाम किए जाएं कि उनको राशन पहुँच सके। अच्छा 1 मिनट, ये सिंध हुकूमत ने करनी है, करने केपी गवर्नमेंट ने? नहीं, केपी गवर्नमेंट ने। अगर केपी गवर्नमेंट को कोई चीज़ चाहिए तो वो सिंध या पंजाब से मांग सकती है। आप मेरी बात समझें, जब उन दोनों वज़ीर आला ने फ़ोन कर दिया तो आप उसके बाद ये कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये सिंध से चाहिए, ये पंजाब से चाहिए। देखिए ग्राउंड पर काम तो केपी गवर्नमेंट ने करना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि पंजाब का रेस्क्यू जाके वहाँ काम करेगा या पंजाब का पीडीएम में वहाँ जाके काम करेगा, नहीं। काम केपी गवर्नमेंट ने करना है, बहाली का, मुतासरीन को बचाने का, इंसानी जानों की हिफाजत का, महफूज जगह मुंतकिल करने का, ये सारा काम केपी गवर्नमेंट ने करना है। उन्हीं की डोमेन है, उन्होंने ही करना है, बाकी उनकी मदद कर सकते हैं। आप पहली बात समझें, हमें कोई शिफ्ट नहीं करनी है ओनर्स के जी ये फेडरल गवर्नमेंट एनडीएम में कर ले, एनडीएम में नहीं कर सकता। ये 13 की तो अभी है ही नहीं, हालात ही नहीं है, एनडीएम में पीडीएमए की मदद कर सकता है। अगर पीडीएमए को कुछ चाहिए केपी के, वो एनडीएमए से मांग सकता है कि आपके पास ये लाइफ जैकेट्स हैं, ये चीज़ें, ये हमें भिजवा दें, या टेंट इतने हमें चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, वो मांगी जा सकती हैं। काम तो केपी गवर्नमेंट और केपी की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ का पीडीएमए है, जो वहाँ की रेस्क्यू है, उसने ही करना है। देखें दरिया सवात जो है वो अब केपी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया है, जैसे दरिया सिंध एक चैलेंज है। सिंध में दरिया सिंध के किनारे हर दफ़ा सैलाब आता है और गांव के गांव और दरिया किनारे रहने वाली बस्तियों की बस्तियां उजड़ जाती हैं और हो जाती हैं। पंजाब में भी सैलाब आता है, इस बार हमने क्लाउड बर्स्ट जो है वो चकवाल और पिंडी में देखा है पंजाब में। वैसे उस वक्त सब मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, अब आप देख लें क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। जब बुनीर में हुआ तो सबको नजर आ गया कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज है, इस पर चारों सूबों को बैठकर बात करनी होगी। इसको फेडरल गवर्नमेंट को ये एक नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बनाना पड़ेगा। इस क्लाउड बर्स्ट के जो इस साल आया है, इसने अगले साल भी आना है, उससे अगले साल भी आ सकता है। अभी मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है, मजीद बारिशों की पेशगोई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम सबको एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय मिलकर इस मुश्किल घड़ी में जो लोग, देखो जो लोग मदद जिनको चाहिए उनको इस बात से सरोकार नहीं है कि केपी और फेडरल गवर्नमेंट की लड़ाई है या मुराद या गंडापुर और मरियम नवाज की बातचीत है या नहीं है। उन्हें तो अपनी मदद चाहिए और पूरे पाकिस्तान में से उनको मदद पहुंचनी चाहिए, लिहाजा अगर तो केपी गवर्नमेंट को कुछ चाहिए मदद, अपील उनकी अपील की आई भी है, वो कैटेगोरिकली वो चीज़ें उनको बाकी हुकूमतें मुयस्सर करें। मेरे ख्याल में पंजाब को भी आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, सिंध को भी आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी मदद करनी चाहिए। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है, ये कोई एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग का या एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का टाइम नहीं है। ये दुरुस्त है कि सब मदद केपी गवर्नमेंट की करेंगे और आगे केपी गवर्नमेंट उन लोगों की मदद करेगी। आप समझें जी, सब ने अगर मदद करनी है या कोई वसाइल मुहैया करने हैं तो केपी हुकूमत को करने हैं, आगे वहाँ तक पहुँचाना केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि अभी जिन लोग जहाँ पे आया है बनीर में सड़कें बह गई हैं, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, लोगों तक केपी हुकूमत को पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, अपने सारे अपने मसाइल हल कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत, लेकिन फिर भी लोगों के तक पहुंचना एक मसला हो गया है। गाँव के गाँव बह गए हैं, सड़कें बह गई हैं, लोगों के कारोबार, होटल, दुकानें बह गई हैं, उनमें जो सामान था वो बह गई हैं, लोगों की गाड़ियाँ बह गई हैं, लोगों की ट्रांसपोर्ट बह गई है, लोगों के जेवर, लोगों के कपड़े बह गए हैं। लोगों के पास पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल में वो जो 8-9 यूनियन काउंसिल हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। फिर आगे अब ये नीचे 4 सद्दा और मर्दान तक आ गया है।
वहाँ भी देखना है, मैदानी जो केपी के इलाके हैं वहाँ पर भी चीज़ों को सेव करना है। मेरे ख्याल में ये कौमी यकजहती का टाइम है। मैं को पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, इसके मैं इस वक्त हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में दिल खोल के केपी के लोगों की मदद करनी चाहिए, केपी गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए, ताकि इस मुश्किल घड़ी में भी अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो लोगों की मदद कैसे हो। तो गरीब इंसान जो पहले ही मुश्किल में है और वाकई फिर उसकी अब मदद ना की गई तो फिर बाद में जो है वो वक्त नहीं मिलेगा। ब्रेक लेते हैं और जो केपी गवर्नमेंट का स्टैंड भी हम ऐड करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक लिस्ट भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की हमारे सामने मौजूद है कि कहाँ कहाँ कितने अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। टोटल 337 हैं। बुनीर में 213 है, शांगला 35, मानसेरा 23, बाजोड़ में 21, बटग्राम में 15, सुआत में 20, जबकि लॉयर दीर में 5 और महमद में 5 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से 5 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। मुजम्मिल सौवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और फराज अहमद मुगल तर्जुमान वज़ीर आला केपी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे इतने बड़े नुकसान से अब निपटा जाएगा? मुझे तो ये सूरत हाल और मज़ीद गंभीर होती नज़र आ रही है। कल के बाद आज क्या अगर मवाजना किया जाए तो हलाकतें तो मज़ीद मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। जी, सबसे पहले ये बात सबको समझनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब के बाद एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी तौर पर हंगामी इजलास बुलाया, तमाम इंतज़ामी मशीनरी, प्राइवेट मशीनरी को हरकत में लाया और खुद फ्रंट लाइन पर आ गए। सूबाई हुकूमत ने अब तक 3 अरब रुपए जो हैं जारी किए हैं PDMA को, 1.5 अरब रुपए और ताकि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मौसर तरीके से चल सकें। महकमा मौसरात को 1.5 अरब रुपए दिए गए और जिसमें सड़कें, बहाली और पुल तबाह हो चुके हैं उनको। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए जो है जान बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजों के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को फराम किए जा चुके हैं। इस वक्त जो कीमती जानें हैं, 309 कीमती जानें ज़िया हो चुकी हैं, 23 से ज़ायद जख्मी हैं, 63 से ज़ायद घरों को नुकसान हुआ है। लेकिन सूबाई हुकूमत फौरी तौर पर फ्लड और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर। अच्छा फराज साहब, जो पानी है वो बुनीर और सवात से होता हुआ अब 4 सद्दा और मर्दान के इलाकों में पहुंच रहा है। तो ये 4 सद्दा और मर्दान की सिचुएशन भी हमें बता दें, क्योंकि देखें ना, बुनीर और सवात और बाजोड़ तो ऊपर बहुत तबाही हुई है, इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है। अब पानी नीचे आ रहा है दरिया सवात में और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो ये 4 सद्दा और ये नीचे जो मर्दान वगैरह की क्या सूरत हाल है पानी की? जी, वहाँ पे जो हिफाजती इकदाम है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो कर रही हैं और तमाम इलाकों को सेफ कर रहे हैं। और जो करीब आबादियाँ थी इन इलाकों में जो दरियाओं के करीब, तो उनको दरिया सवात के, तो उनको भी यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और महफूज मकामात की जानिब। इस वक्त सबसे जो अफसोसनाक है वो है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक किसी किस्म का तावन नहीं किया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में। इस वक्त सूबे का मुकम्मल तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह हो चुका है इस्लामाबाद। हाँ, लेकिन पाक फौज ने तो एक दिन की तनख्वाह भी दी है, एक दिन की दी है, और फौज जो है वो आपके साथ तमाम मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। इस वक्त फौज पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन पर है, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुसलसल 48 घंटों में इस ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। हम ये नहीं कहते कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ अफवाज पाकिस्तान में तावन नहीं कर रही। अफवाज पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ वफाकी इदारों की बात कर रहा हूँ, मैं NDMA की बात कर रहा हूँ, मैं वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी जितने भी इस्लामाबाद में हमारे स्टेक होल्डर बैठे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी एक मिनट, जो दरियाए सवात पर नाजायज तजावजात हैं वो तो वफाकी हुकूमत ने आके नहीं गिरानी थी कि वो वफाकी अगर दरियाए सवात के किनारे ये तबाही हुई है और दरियाए सवात के किनारे लोगों की जानें गई हैं तो वो NDMA के जिम्मे डाल देंगे आप? वो भी नहीं, अभी मैं आपको 13 साल से आपकी हुकूमत है KP में। 2 माह से
गुज़िश्ता 2 माह से लगातार गैर कानूनी तजव्वुज़ात के खिलाफ नदी नालों और दरियाओं के साथ जितनी भी गैर कानूनी तजव्वुज़ात थी उनके खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी है। और आपको यहाँ के बताता चलूं, वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे यहाँ पे है, सबसे ज्यादा हमें रोड़े अटकाए उन लोगों ने। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक ऐलान था कि अपना हो या गैर हो, जो गैर कानूनी तजव्वुज़ात पर बैठा है तो वो उसको खत्म किया है। और ये जो अब नुकसानात नहीं हुए, बहुत सारे नुकसानात, मतलब कि जो आप देखें दरियाओं के साथ जो गैर कानूनी तजव्वुज़ात आपको नजर नहीं आएंगी। डेरा इस्माइल खान से लेकर चित्राल तक मुकम्मल तजव्वुज़ात का सफाया किया जा रहा था और काफी इत्तेहाद तक तजव्वुज़ात का सफाया हो गया है। इसमें हमें सियासी प्रेशर की भी सामना करना पड़ा है। इसमें हमें लोग अच्छा अब ज्यादा तो भाई ज्यादा एक मिनट के चैनल पे, आप ही के मीडिया के चैनल पे ये बातें की जा रही थी, आपके रिपोर्टर्स ये भेज रहे थे कि लोगों के घर तबाह कर दिए, लोगों के कारोबार नहीं फराज साहब ज्यादा तबाही बुनीर की 9 यूनियन काउंसिल्स में हुई है। बिल्कुल बुनीर की जो 9 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनमें कई देहात बह गए हैं और लोग अभी भी 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो लापता हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिल रही हैं। उस पर आपकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है इस वक्त? क्योंकि आज जो मेरी इतलात हैं, आज तो लोग अपनी तदफीन कर रहे हैं, जो 350 लोगों की लाशें मिली हैं उनकी वरसा उनकी तदफीन कर रहे हैं, लेकिन 150 लोग अभी भी लापता है जो सैलाब में बह गए हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आप आके, हम ऑन ग्राउंड हैं, हम कल से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हम खुद पहुंचे हुए हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, आप चेक करवा लें। और हम एक एक स्कूल, जिन पहले एक यहाँ पे प्रोपेगेंडा बनाया गया कि 150 बच्चे जो एक स्कूल में था वो मुनज़्ज़म हो गया और उसमें सारे बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। लेकिन अभी मैं उधर से ही उस स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह 150 बच्चा उनको रेस्क्यू कर लिया गया था, वो बच्चे महफूज मकामात पर पहुंचा दिए गए थे। हाँ, जो नुकसान हुआ है ये कुदरती आफात है, इसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में हुकूमत दिन रात अवाम के साथ खड़ी है। बहाली का अमल शुरू हो चुका है और ये जारी रहेगा। लेकिन वफाक और आपने आप फी जान का जो ज़िया हुआ है या लोगों के घर गिरे हैं, लोगों की दुकानें बह गई हैं, लोगों के होटल बह गए हैं, कारोबार, क्या इमदाद दे रहे हैं आप कारोबार की और घर की और जान की? जी, ये फौरी तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हंगामी इजलास बुलाकर 3 अरब रुपए जारी किए हैं। नहीं फी, मैं ये कह रहा हूँ 350 लोगों की डेथ हुई, फी बंदा 50,000 दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं फी बंदा? फिलहाल हमने 50 करोड़ जो है ये जान बहक अफराद को पहले उसमें हमने डिप्टी कमिश्नर उनमें से मेरा सवाल ये है कि एक बंदे की को कितना दे रहे हैं? एक फैमिली को कितना? 1 करोड़ रुपए जो जान बहक हुए हैं। अच्छा, 1 करोड़ रुपया एक बंदे को दे रहे हैं या टोटल 1 करोड़ रुपया है? फैमिली नहीं 1 करोड़ एक बंदे को दिया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। तो फिर आपने तो 50 करोड़ दिए हैं, तो बंदे तो 330 हो गए हैं, वो तो 330 करोड़ रुपए आपको 3.5 अरब चाहिए। तो ये पहला फेज है, ये फौरी तौर पे पहला फेज है जिसमें वज़ीर आला साहब ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पे ये 2 दिन के अंदर आप ये दें पैसे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो केपी हुकूमत क्या देखती है कि नुकसानात का तखमीना क्या है, कितना नुकसान हो गया है? जी, अभी तक तो हमारा ये सर्वे जारी है। जब ये हम पहले रेस्क्यू ऑपरेशन से बाहर आएंगे, हमारा जो सर्वे है पीडीएमए, हमारे दीगर इदारे हैं इंतजामिया, वो ये सर्वे कर रही हैं। पहले हम ऑपरेशन से बाहर आएंगे, उसके बाद जो है हम ये सर्वे जो है मुकम्मल होगा, उसके बाद हम तखमीना लागत लगा सकेंगे, उसके बाद ही हम एक एजेंसी पर पहुंच पाएंगे कि लोगों का कितना नुकसान हुआ है और किस कैटेगरी बनाई जाएंगे कि उन लोगों की इमदाद की जाए, क्योंकि मुसलसल सैलाब दूसरे इलाकों में जा रहा है। अच्छा, मरियम नवाज की गुफ्तगू हुई है गंडापुर साहब से, मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू हुई है गंडापुर साहब से, आपने इन दोनों सूबों से क्या इमदाद मांगी है? जब उनके वज़राए आला ने आपको फ़ोन किया है कि हम हाजिर हैं, तो आपने क्या फ़ोन ताज़ियत के लिए किया है? नहीं, तो आपने कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये फराहम किया जाए, कि आपने कुछ नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनसे मदद की अपील की है। हमने वफाक से, हम तो आप ही के प्रोग्रामात में, आप ही के टीवी चैनल से पिछले 48 घंटों से मदद की अपील कर रहे हैं। ये कौमी सानिया है,
ये खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है सानिया, ये पूरे मुल्क का सानिया है। यहाँ पे सैकड़ों जानें ज़ाया की गई हैं। ये सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा, ये एक हुकूमत का सानिया नहीं है। ये इसको समझना चाहिए। हमें सियासत से बालातर होकर इस वक्त अवाम की मदद करनी चाहिए। ठीक है, पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। फराज साहब, आप कैटेगोरिकली बता सकते हैं कि वफाक से आप बेसिकली चाह क्या रहे हैं, डिमांड्स क्या हैं आपकी? वफाक से हमारी डिमांड ये है कि फंड जारी करे, वफाक आए। एनडीएमए क्या काम कर रहा है? एनडीएमए ने अभी तक कोई हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारा एक हेलीकॉप्टर भी कल क्रैश हो गया। एक हेलीकॉप्टर के जरिए और फौज पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर के जरिए हम इमदाद पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन एनडीएमए जो इतना बड़ा महकमा है वफाक का, आपको आप बताएं, आप घी का डब्बा तक नहीं भिजवाया। नहीं, क्या एनडीएमए के पास कोई हेलीकॉप्टर है? बिल्कुल, एनडीएमए के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है एनडीएमए के पास उन्होंने इतना जो है चले हेलीकॉप्टर नहीं है एनडीएमए के, एम्बुलेंसेज नहीं है उनके पास, लाइफ जैकेट्स नहीं है उनके पास, क्या नहीं है? तो आपने उनसे मांगा है, आपने कहा है कि ये हमें फराहम किया जाए? अपील की है पीडीएमए ने। इससे आफत ज़दा आने से पहले पीडीएमए ने 24 घंटे पहले उनको लेटर भेजा है। अच्छा, तो आपकी नॉलेज में नहीं है? नहीं, तो फिर उस लेटर का नहीं, मेरे नॉलेज में होना जरूरी नहीं है। आपको लोगों को बताना है। आपके उस खत का एनडीएमए ने कोई जवाब नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। एनडीएमए को पीडीएमए की जानिब से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है इनका राब्ता होता है, लेकिन पीडीएमए ने उनको रिमाइंडर दिए। लेकिन देखें 24 घंटे पहले इनको पीडीएमए डिपार्टमेंट, एनडीएमए डिपार्टमेंट, ये जो तमाम देख रहे होते हैं, इनको तमाम चीजों का पता होता है। यही ही हुकूमतों को बताते हैं कि ऐसे सूरत-ए-हाल होने वाली है। गुज़िश्ता 2 माह से जब हमें ये नोटिस थे, हमने लोगों में अवेयरनेस दी, हमने गैर कानूनी तजव्वुज़ात हटाए, हमने दरियाओं के किनारे, नदी नालों के जहाँ जहाँ पे सैलाब का ज्यादा खतरा था, वहां में हमने रेस्क्यू 1122 का स्पेशल यूनिट भी बनाए थे। हमें तैयारियां मुकम्मल, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा सैलाबी रेला जो है वो आएगा। लेकिन पीडीएमए जब आया, कौमी सानिया है, इसमें कीमती जानें ज़िया हुई है। लेकिन आप देख लें 48 घंटे गुजर गए हैं। 48 घंटे, ये बात सोचने की है। 48 घंटों में हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की एक चीनी का डब्बा जो होता है वो तक नहीं भिजवाया गया। अच्छा फराज साहब, आपकी हुकूमत पर एक इल्जाम भी है, मैं आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी कि गैर कानूनी तजावुजात की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके असर रसूख हैं, जिनके रेफरेंसेस हैं, उनके तजावुजात पर आप लोगों ने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की। वही के वही होटल्स हैं उनके और बंद नहीं किया। एमएनए है डेरा इस्माइल खान से, एमएनए है पीपल्स पार्टी की, असर रसूख, तो हमने उनकी भी तजावुजात को हटाया है। इनके वफाकी वजीर अमीर मकाम है मुस्लिम लीग नून के, प्रेशर था, सियासी प्रेशर भी था, हमने उनकी भी तजावुजात को हटाया है। वो भी तजावुजात पे थे इन लोग। नहीं, वो कह रहे हैं फराज साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो हटाई हैं, पीटीआई वालों की नहीं, क्योंकि 13 साल से आपकी हुकूमत है, तजावुजात कराई भी आपने है, तो अपनों की बचा ली है, दूसरों के गिरा दें। नहीं, आप खैबर पख्तूनख्वा में सर्वे कर लें, चित्राल से लेकर डीआई खान तक, और उसके बाद आप लोग एक प्रोग्राम रख ले और उसमें एक तजव्वुज़ात दिखा दें कि हमने छोड़ी हो किसी की सियासी बुनियादों पर, ताल्लुकदारी की बुनियादों पर या शख्सियत की बुनियाद पर, हमने एक तजव्वुज़ात, एक दुकान भी छोड़ी हो, एक घर भी छोड़ा हो। बहुत शुक्रिया फराज साहब। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फराज साहब। ब्रेक लेते हैं मुज़म्मिल साहब। ब्रेक से वापस आने के बाद ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन मुलाकात का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन रूसी सदर की जो मुलाकात थी वो हो गई। 4 घंटे की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, लेकिन मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म और सीज़ फायर का बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं हो सका। इसके अलावा मीडिया टॉक में सहाफ़ियों के सवाल के जवाब नहीं दिए गए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल साहब, लेकिन हमें अभी ज्वाइन किया है साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं जौहर सलीम साहब। जौहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जौहर साहब, मुज़म्मिल साहब उठिए। जौहर साहब, ट्रंप को सीज फायर चाहिए था, पुतिन को इलाके चाहिए थे, तो कहें कि पुतिन को इलाकों की वैलिडिटी नहीं मिली और ट्रंप को सीज फायर नहीं मिला। जी बिल्कुल। देखें, ये तो खैर एक बहुत अहम बीच में अम्र था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से अमूर थे
जिन पे तस्वीर होना है। मिसाल के तौर पे ये है कि जो है यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी जो है क्या अमेरिका देगा या यूरोप देगा, क्या वो यूरोपियन यूनियन का रुकन बन सकेगा, क्या वो नेटो का रुकन बन सकेगा। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। और फिर जो क्या उसके बाद पोजीशन होगी, जाहिर है कि वहाँ पे फौजों की कितनी फौजें वो रख सकेंगे बॉर्डर पे। जी, तो जाहिर है कि बहुत ही डिटेल इसमें जाहिर है मसाइल थे। लेकिन मुझे तो खैर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इसके बाद कोई एकदम सब जो है ना ये तस्वीर हल हो जाएगा। मेरा ख्याल था कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा, इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस होंगी, फिर उसके बाद मज़ीद मुलाकातें होंगी। और यही इंडिया इन्होंने दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो अपने पोस्ट मीटिंग कमेंट्स दिए हैं, और उसमें उन्होंने यही कहा कि जी बहुत सी जो है, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि जी ज़्यादातर अमूर पे हमने बात जो उनसे हमने एग्री कर ली है और बहुत ही ये ज़्यादा यूज़फुल। लेकिन खैर ये डिप्लोमेटिक वो पालांस है, हमेशा इस तरह की बातें होती हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो ज़रा ज़्यादा ऑप्टिमिज्म जो है रखते हैं। तो लेकिन मैंने इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की से एक लंबी तवील गुफ्तगू हुई है फ़ोन पर जी, जिसके बाद हमने ज़ेलेंस्की का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना है। अच्छा, अब वो सीज़ फायर की बात तो करते हैं, परमानेंट सीज़ फायर की, लेकिन जो तनाज़ा है वो तो इलाकों का है ना, कि उनको पुतिन कहते हैं कि रशिया का हिस्सा मान लिया जाए, वो कहते हैं यूक्रेन का आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये ब्रिज कैसे क्रॉस होगा? जी देखिए, बिल्कुल एक सबसे जो अहम मसला है वो इलाकों का है, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क और फिर ज़ाहिर जो इलाके ऑलरेडी उन्होंने 2014 में ले लिए थे, क्राइमिया है उसमें, उनका मसला है। इनमें से कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रशियन मेजॉरिटी है, जो रशिया से मुल्हका जो इलाके हैं यूक्रेन के, तो रशिया कहता है कि जी इस पे तो जो है ना, क्योंकि ये रशियन जो हैं ये यूक्रेन में रहना ही नहीं चाहते, तो ये तो हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये उनका इस पे मौक़िफ़ है। इसी तरह क्राइमिया तो कहते हैं जी हिस्टोरिकली तारीखी तौर एतबार से भी हमारा था और उनके लिए स्ट्रेटेजिकली भी उसकी एक इम्पोर्टेंस है। ज़ेलेंस्की ज़ाहिर है और यूक्रेन ये कहता है कि नहीं जी ये सारा जो है ये मदर यूक्रेन है उनका, और ये वो किसी एक इंच पे भी नहीं देंगे। खैर ये तो वो पोजीशंस होती हैं जो कि आप लेते हैं, लेकिन मुज़ाकरात से पहले मुज़ाकरात में तो फिर नेगोशिएशन होती है। कुछ ना कुछ तो जो कब्जा किया है रशिया ने, तो उसका नतीजा तो निकलना ही है। ज़ाहिर है ज़ेलेंस्की को कहीं ना कहीं तो यील्ड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा रशिया को। ये मुमकिन नहीं है कि उसके बगैर ये जो है इवन कोई परमानेंट सीज फायर हो जाए या ये जंग या फिर कोई पीस एग्रीमेंट हो जाए। तो अब वो किस हद तक वो देंगे, एक तो ये उसमें मुतनाज़ा जो है ना अमर है काफ़ी बड़ा, जिस तरह आपने इसकी तरफ इशारा किया। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी अहम है कि क्या उसके बाद यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन सकेगा। झगड़ा तो उस पर ही शुरू हुआ था एक लिहाज से। क्या यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन सकेगा, जो है वो शायद रूस मान जाए, नेटो का तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद ये है कि जो इसकी गारंटी कौन देगा यूक्रेन को कि जी ये सारा कुछ उसके बाद रशिया दोबारा किसी वक्त अटैक करके और फिर कब्जा नहीं कर। पर जोसेफ, नेटो तो खुद ही डिसमेंटल हो रहा है ना। आप देखें अमेरिकन तो अब नेटो में इंटरेस्टेड ही नहीं नज़र आते। वो कहते हैं अपना अपना डिफेंस बजट बनाएं, अब हम आपके डिफेंस को गारंटी नहीं कर सकते। आप देखें वो तो पुतिन से मुलाकात के वक्त यूरोप को साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं थे। 10 मुल्कों के सरबराहान ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उससे कहा कि ज़ेलेंस्की को साथ होना चाहिए, वो ज़ेलेंस्की को साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं था। आपको नहीं लगता अमेरिका नेटो को ले ऑफ कर गया और नेटो इज़ नॉट एन इशू नाउ? अगर अमेरिका नेटो से निकल जाए तो बाकी नेटो की क्या हैसियत है? देखिए, मैं थोड़ा सा इससे ज़रा मुख्तलिफ जो सोचता हूँ। ठीक है, ट्रंप की पॉलिसी नेटो के बारे में ये, खैर वो नेटो वो जो कह रहे हैं कि दिफाई अपना खर्चा बढ़ाएं, ये उनका पहले टर्म में भी प्लान था, मौक़िफ़ था। तो लेकिन वो कह रहे थे कि नेटो के अंदर रहते हुए ये मुल्क करें इस तरह 3% से बढ़ाएं, अब तो 5% की बात हो रही है। लेकिन देखिए अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, ट्रंप तो अपने 3-4 साल गुजार लेंगे, उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने हमेशा तो सदर नहीं रहना। लेकिन जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, जो अमेरिका की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, उसमें नेटो की बहुत ज़्यादा अहमियत है और मैं नहीं समझता कि वो अहमियत किसी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो सिर्फ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से एक वो वक्ती उसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है, लेकिन उन्होंने भी कभी वो इस तरह की धमकियां तो दे देते हैं, लेकिन असल में कभी सीरियसली उन्होंने कोई इस तरह की कोई एक्शंस नहीं किए जिससे कि वो नेटो को बिल्कुल अंडरमाइन कर। जैसा अक्सर हमने देखा है कि जब 2 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं
उससे पहले नीचे बहुत होमवर्क हो गया होता है, और तभी दोनों हेड्स ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं जब डिप्लोमेटिक होमवर्क मुकम्मल हो गया होता है। इस बार भी हमने देखा कि स्टीव विटकॉफ जो हैं वो क्रेमलिन गए और उनकी पुतिन से भी मुलाकात हुई, और डिप्लोमेटिक होमवर्क बिटवीन यूएस एंड रशिया हमने देखा। लेकिन फिर इतनी बड़ी समिट का फेलियर, ना जॉइंट कम्युनिक, ना क्वेश्चन आंसर्स, ना सीज फायर, मतलब इतने होमवर्क के बाद भी ये फेलियर नज़र आया है हमें कि दोनों तरफ से फिर भी कुछ कंसेंसस सामने नहीं आ सका। देखिए, इसमें हो जो रहा है वो ये है कि अब ट्रंप ने तो, आपको याद है, ये दावा किया था कि वो अपने इक़्तिदार में आने के बाद इस बार 48 घंटे में ये मसला हल कर देंगे। फिर उसके बाद जाहिर है कितना अर्सा गुजर गया, नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा शार्प और कैलकुलेटेड किस्म की पॉलिसीज उनकी होती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह एक चेस खेलते हैं, शतरंज के खेल की तरह वो जो है चालें चलते हैं। तो वो पुतिन ने तो उनसे किसी तरह ये उम्मीद करना कि वो एक ही मुलाकात में जो है ना अग्री कर जाएंगे, वो मुश्किल अमर था। साथ ही साथ ये कि देखें, ज़ेलेंस्की ऑन बोर्ड तो नहीं है पूरी तरह से, जहाँ ख़ुसूसन जहाँ पे इलाकाओं की ये जो टेरिटरीज की बात आती है जिस पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है कि क्या टेरिटरी सीड करनी है और क्या यूक्रेन के पास रहेंगी, उस पर अभी तक ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग है ट्रंप और रशिया के बीच में तो है, लेकिन वो अभी तक यूक्रेन की तरफ से उस तरह का उस पर आमादगी नहीं है। तो जाहिर है कि वो भी एक, इसलिए फिर आपने जिस तरह देखा कि इस मीटिंग के फौरन बाद फिर ज़ेलेंस्की से एक लंबी बात हुई। तो देखें, ये एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है जिसमें जो प्रोग्रेस होगी उसमें वक्त लगेगा। इन मीटिंग्स के बाद भी, पहले तो ये ना बात ही नहीं हो रही थी, अब बात हुई। अब देखें, ये 10 साल के बाद समझ में एक हुआ है कि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका इस तरह से आए हैं, और वरना तो उनको पूरा एक बॉयकॉट किया हुआ था पूरे मगरिब ने बहुत अरसे से। वो बल्कि उनके ऊपर तो आईसीसी के चार्जेस हैं जिनकी वजह से वो बहुत से मगरबी मुल्कों में जा भी नहीं सकते, वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। तो अमेरिका तो खैर आईसीसी से क्योंकि अब अलहदा हो चुका है, तो वहाँ पे उनको ये मुश्किल नहीं थी। तो ये इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं। फिर जाहिर है कि यूरोपियन यूनियन को भी वो पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते अमेरिका, इसमें नेटो पार्टनर्स हैं उनके, कहीं ना कहीं साथ लेके चलना है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जाहिर है बयानात की हद तक कई बार बहुत ही ज़्यादा वो शदुमत से बात कह तो देते हैं, लेकिन उसके जो लवाजमात होते हैं उनको पूरा होने में तो वक्त दरकार होता है। तो इसलिए इसमें एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक देखें, पुतिन चाहते हैं इलाके भी रख लें और सैंक्शंस भी खत्म कर लें। आपको लगता है जो ट्रंप जो हैं, अब ट्रंप पुतिन मुलाकात के बाद कोई रशिया पे सैंक्शंस की कमी आपको नजर आती है? कोई रिलीफ, इकोनॉमिक रिलीफ, क्योंकि वो बिजनेसमैन का एक वफद लेकर भी आए थे, कोई आपको इकोनॉमिक सैंक्शंस में रिलीफ नजर आता है रशिया का, माइनस सीज फायर नहीं भी होता तो? वो मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि देखें, अगर वो रशिया को पहले से ही वो दे दें सैंक्शन से रिलीफ, तो फिर रशिया के पास क्या इंसेंटिव होगा? क्योंकि रशियन जो है सिर्फ ये नहीं मांग रहे कि जी हमें वो इलाके बस दे दें और उसके बाद जो है सीज फायर हो जाए। रशिया उससे ज्यादा मांग रहा है, वो ये भी गारंटीज की मांग रहा है कि जी वो नेटो की तरफ नहीं जाएंगे बिल्कुल, वो तो उस पर बहुत ज्यादा क्लियर है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा अहम चीज है। और इसी तरह बाकी भी कि उसके बाद क्या पोजीशन होगी यूक्रेन की, एज अ बफर होगा बिटवीन रशिया और जो नेटो है, या क्या उसकी इलाकाई क्या हैसियत क्या होगी स्ट्रेटेजिकली ना। तो वो और वो बड़े उस पर जाहिर है कि अपने अंदाज में पुतिन जो है बहुत ही धीमे लेकिन बहुत ही कैलकुलेटेड अंदाज में उसकी तरफ वो मूव करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक तो खैर सैंक्शंस तब तक नहीं हटेंगी जब तक किसी किस्म की कोई सीज फायर नहीं होगी, तब तक सैंक्शंस नहीं हटेंगी। और दूसरी तरफ ये भी है कि आगे भी कोई इतना आसान नहीं होगा। मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, इसमें कोई शक नहीं, कि जब भी मुलाकात होती है इतनी लंबी और फिर उसके बाद तो उसमें कुछ अमर तो तय पाते हैं, लेकिन अभी बहुत से अमूर ऐसे हैं जिसपे बाहमी जो है ना एग्रीमेंट होना बाकी है। Let's see, wait and watch, hope for the best। बहुत शुक्रिया जौहर साहब आपका, मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।